भारत में पेट्रोल के प्राइसेस ने सेंचुरी क्रॉस कर दिए और इसमें आधे से ज्यादा 2/3 टैक्स है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? सेंटर, स्टेट्स या कोई और? पेट्रोल प्राइसेस ने 100 रुपए टच करने के बाद इतने जोक्स, इतने मीम्स आने लगे कि लगा था कि ये टेम्पररी प्रॉब्लम हो। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसे कंट्रोल में लाने के लिए कुछ कदम उठाएगी, लेकिन महीना हो गया, अभी भी कॉमन मैन को राहत नहीं मिली। लेकिन मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, तो मुझे पेट्रोल के बढ़ते दामों से क्या फर्क पड़ता है? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, इंस्टेड हम सोल्यूशंस पे फोकस करेंगे। कुछ ऐसे सोल्यूशंस जिससे पेट्रोल के प्राइसेस घट के 75 रुपीज पर लीटर और डीजल के 68 रुपीज पर लीटर तक आ सकते हैं। मैं नहीं मानता। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको भी लगता है कि सॉल्यूशंस पर डिस्कशंस होने चाहिए तो इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज प्रॉब्लम यह है कि हम फ्यूल के लिए जितना पैसा देते हैं उसमें से 1/3 उस फ्यूल की कॉस्ट है और 2/3 टैक्सेस हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आज क्रूड ऑयल के एक बैरल की प्राइस $64 यानी अराउंड 4600 रुपीज है। एक बैरल में 159 लीटर्स आते हैं, यानी 1 लीटर क्रूड ऑयल सरकार 29 रुपीज में खरीदती है। इस पर फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड होता है और फिर इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। पेट्रोल का एग्जाम्पल लेते हैं, उस पर 3.6 रुपीज डीलर्स का कमीशन जोड़कर बिफोर टैक्स प्राइस सिर्फ 33.6 रुपीज होती है। अब बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस की। सेंट्रल गवर्नमेंट आज हर लीटर पेट्रोल पर 33 रुपीज टैक्स चार्ज करती है और अलग अलग स्टेट्स अपना वैट भी चार्ज करते हैं। ये वैट अलग अलग एरियाज में अलग अलग होता है। इस इंफोग्राफिक में आप स्टेट वाइज पेट्रोल रेट्स देख सकते हैं। लास्ट ईयर लॉकडाउन की वजह से या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल रुकने की वजह से अचानक से क्रूड ऑयल की डिमांड घट गई और प्राइसेस गिर गए। $66 पर बैरल से $19 पर बैरल था। उस समय हमारी सरकार ने टैक्सेस बढ़ाकर एडिशनल रेवेन्यू कमाया, लेकिन अक्टूबर से धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज होने लगी और धीरे धीरे डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ने पर ग्लोबल प्राइसेस भी बढ़े। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 1.5 गुना बढ़े, लेकिन सरकार ने बढ़ाए हुए टैक्सेस कम नहीं हुए। लेकिन फ्यूल के बढ़ते हुए प्राइसेस में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़कर एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। पूरे वर्ल्ड में एक कार्टेल है जो ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करता है। इन्हें ओपेक कहते हैं। ओपेक कंट्रोल्स 75% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल आउटपुट। फॉर ऑयल प्राइसेस द होल वर्ल्ड इज एट द मर्सी ऑफ दीज फ्यू कंट्रीज। जब किसी वजह से ऑयल के प्राइसेस गिरने लगते हैं तब ये कंट्रीज ऑयल का सप्लाई भी कम कर देते हैं। मार्केट में ऑयल ही नहीं होगा तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही ना। ओपेक कंट्रीज ने अपना प्रोडक्शन अप्रैल तक 1 मिलियन बैरल्स पर डे से रिड्यूस किया है, जिससे प्राइसेस आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे। सऊदी अरेबिया इस ओपेक का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है अरामको। इसका आईपीओ 2019 में हुआ था और अब अरामको और शेयर्स बेचना चाहता है। तो अगर ऑयल प्राइसेस हाई रहे तो और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। समझ रहे हो? फ्यूल प्राइसेस बढ़ने का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये, और सिर्फ भारत ही नहीं और भी देश इस पॉलिसी से परेशान। लेकिन हम हर बात के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को टारगेट नहीं कर सकते। 2013 में भारत एक बैरल $110 को खरीदता था, आज उसकी कीमत उससे आधी है, लेकिन फिर भी फ्यूल महंगा है। आप पेट्रोल या डीजल डायरेक्टली खरीदे या ना खरीदे, लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने पर इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजों की कॉस्ट भी बढ़ती है। ये हमने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और इन सारी बातों का इम्पैक्ट एक आम आदमी पर होता है। कुछ तो गलत हो रहा है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब तक हम कोई प्रॉब्लम है ये मानेंगे ही नहीं तब तक सोल्यूशंस कैसे ढूंढ पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, ब्रिंग पेट्रोल डीजल अंडर जीएसटी। आज बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हम टैक्स के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी सेंटर के लिए और वैट स्टेट के लिए, और इसका प्रेशर एक आम आदमी पर आ रहा है। और ये सिर्फ हम नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी यही कहती है कि ये फ्यूल टैक्सेस कम करने की जरूरत है। आउट ऑफ एक्साइज ड्यूटीज कलेक्टेड बाय द सेंटर, 41% इज गिवन बैक टू द स्टेट्स फॉर देयर स्पेंडिंग। एसबीआई की ये रिपोर्ट कहती है कि अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर आते हैं तो पेट्रोल की प्राइस 75 रुपीज पर लीटर और डीजल की प्राइस 68 रुपीज पर लीटर तक कम हो सकते हैं। इससे प्राइसेस और यूनिफॉर्म और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा, 10.47 रुपीज जीएसटी एट 28% एंड 30 रुपीज सेस, so टोटल प्राइस 78 रुपीज। लेकिन इस डिसीजन से सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली कम हो। नंबर 2, टैक्स अदर सोर्सेज। एक्साइज ड्यूटी अगर 1 रुपए से भी बढ़ी तो सरकार 14,500 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा सकती है। इसका यही मतलब है कि अगर एक्साइज ड्यूटी 1 रुपए से भी कम हो गई तो इतना रेवेन्यू घट सकता है। आज सरकार 4.5 ट्रिलियन रुपीस पेट्रोल डीजल को टैक्स करके कमाती है। इससे देश चलता है, रास्ते बनते हैं, डेवलपमेंट के अलग अलग काम होते हैं। अगर फ्यूल जीएसटी के अंडर आता है तो ये रेवेन्यू कम होगा। इनसे आने वाला पैसा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से कमाएंगे? इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे बगैर फ्यूल प्राइसेस कम करना सोशली तो सही होगा, लेकिन इकोनॉमी के लिए गलत। लेकिन पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने से महंगाई बढ़ती है।
इनका इंपैक्ट सिर्फ उन लोगों पर नहीं होता जो एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि एक गरीब इंसान पर भी होता है। लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिनका इंपैक्ट सिर्फ उनके डायरेक्ट कंज्यूमर को ही होता है। इंडिया हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टोबैको यूजर्स इन द वर्ल्ड। 27 करोड़ अडल्ट्स टोबैको यूज करते हैं। बीड़ी पर 1 रुपए सेस लगाने से और टबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने से सरकार 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा हर साल कमा सकती है। इंडिया में सिगरेट्स पर 49%, स्मोकलेस टबैको पे 63% और बीडीज पे 22% टैक्स लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर 100 रुपए रेवेन्यू के लिए इकोनॉमिक, सोशल और हेल्थ केयर कॉस्ट के थ्रू भारत को 816 रुपए स्पेंड करना पड़ता है। दैट्स व्हाई स्मोकिंग किल्स द कंट्री एज वेल। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड्स टैक्सेस टू बी एटलीस्ट 75% ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ ऑल टबैको प्रोडक्ट्स। गैम्बलिंग, लॉटरी और गेम शो अर्निंग जैसे विंडफॉल गेन्स पर भारत 30% टैक्स लगाता है। लेकिन 1991 में ये रेट 40% था। इस साल पैंडेमिक की वजह से ये रेट 35% या 40% कर देनी चाहिए। इन चीजों का किसी पर भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा क्योंकि ये एसेंशियल चीजें नहीं है। इस बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन रूल्स पर कुछ क्लैरिटी आएगी। अगर ऐसा होता तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार अपने लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती। लेकिन बजट सेशन में ये डिस्कशन हुआ ही। नंबर 3, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ऑयल। लास्ट ईयर जब क्रूड ऑयल प्राइसेस कम थे तब भारत ने एक अच्छी स्टेप ली। कम प्राइस पर ज्यादा ऑयल खरीदकर हमने पेट्रोलियम रिजर्व्स फुल कैपेसिटी तक भर दिए। भारत में 3 ऐसे अंडरग्राउंड रिजर्व्स है जहां पर आने वाले 10 दिनों के लिए जितना ऑयल लग सकता है उतना ऑलरेडी कम दामों पर खरीद के रखा हुआ। लेकिन ये काफी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 दिनों की ही प्रोविजन। लॉन्ग टर्म में हमें क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी। CEEW का ये स्टडी कहता है कि भारत हर साल 1 लाख करोड़ रुपए बचा सकता है अगर हम हमारा 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन का टारगेट अचीव कर सकें। और हम ये देख सकते हैं कि कई स्टार्टअप्स और टाटा महिंद्रा जैसी कंपनीज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारत का फ्यूचर मानती है। पार्टिकुलेट मैटर जिसकी वजह से हर साल दिल्ली में पोल्यूशन की खबरें आती रहती है, उनमें भी 17% रिडक्शन हो सकता है। साथ ही साथ 1,20,000 नए जॉब्स भी क्रिएट हो सकते हैं। हर साल पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए प्राइसेस की बातें करने से अच्छा है कि हम धीरे धीरे सही क्लीनर, बेटर और सेल्फ रिलायंट फ्यूल सोर्सेस की ओर बढ़ना शुरू करें। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि 99% लोग सिर्फ कंप्लेन करके चुप हो जाते हैं, मीम शेयर करते हैं, हैशटैग ट्रेंड करते हैं और कहानी खत्म। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि एक स्टेप आगे जाकर सॉल्यूशंस डिस्कस करना सिर्फ 1% लोगों को ही आता है और आपको उस 1% का हिस्सा बनाने से मुझे फर्क पड़ता है।